की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गदर प्लान, पीएम मोदी की 200 सीटों की बुकिंग कैसे कर दी, आज उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि गदर सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि योगी का गदर प्लान भी भूचाल ला रहा है। योगी का वो गणित जिसका तोड़ राहुल, केजरीवाल और ममता के पास भी नहीं है। पीएम का सपना देख रहे नीतीश का सपना योगी मॉडल ने कैसे तोड़ दिया है, वो भी बताऊंगा। बम, बंदूक, कारतूस, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बड़ा कांड बचा लिया क्या? इसके अलावा एक्सप्रेसवे का जिक्र होगा, जिसको बनाने में मोदी राज में घोटाला हुआ, यह आरोप लग रहा है, लेकिन सच क्या निकला आपको बताऊंगा। घोटाले वाला एक्सप्रेसवे या देश की शान, पूरा सच बताने वाला चैप्टर लेकर आया हूं। साथ ही बात होगी हिंदू राष्ट्र, कभी हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में बाबा बागेश्वर क्या बड़ी प्लानिंग करने गए हैं? बागेश्वर बाबा के इंटरनेशनल टेस्ट में क्या निकल कर आया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। और फिर सनातन के मंदिरों का चैप्टर, भारत का वो इकलौता मंदिर जो पूरे साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, ऐसा मंदिर, वो मंदिर जो हवा में झूल रहा है, आज उसका चैप्टर भी है। और सनातन की शक्ति और अद्भुत रहस्यों का चैप्टर 3 लेकर आया हूं। और आखिर में आपको बताऊंगा कि 3 घंटे लिफ्ट में फंसे रहे 8 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ। लेकिन पाठशाला में पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने निगम भर्ती में कथित घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि टीचर भर्ती और निगम भर्ती घोटाले के तार आपस में जुड़े हुए हैं। अब दोनों घोटालों की जांच सीबीआई करेगी। इस फैसले से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभिषेक बनर्जी को सीबीआई और ईडी की पूछताछ में शामिल होना पड़ सकता है। दिल्ली में कांग्रेस से तकरार के बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला किया। मुंबई में जो विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। यह बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर फिर से हमला किया है। दरअसल कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की नई लिस्ट जारी की, इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम ही नहीं था। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़, जिन्हें मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसकी पत्नी को भी मदद करने के आरोप में अरेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात था और घर पर रहने वाली दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई दिनों से रेप कर रहा था। बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल के बंगले को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुंबई में सनी देओल के बंगले की नीलामी का नोटिस वापस लेने पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया। बैंक ने लोन के 56 करोड़ नहीं चुकाने पर बंगले की नीलामी का नोटिस जारी किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही बैंक ने तकनीकी खामी का हवाला देते हुए नोटिस वापस ले लिया। इसी पर जयराम रमेश ने कहा कि 24 घंटे में नीलामी का नोटिस वापस लेने के पीछे कौन है? एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के पास ही है। हार्दिक पांड्या उपकप्तान होंगे। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। एशिया कप 30 अगस्त से पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाना है। भारत का पहला मैच पाकिस्तान से 2 सितंबर को होगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो गदर प्लान कौन सा है जिसने 2024 के लिए पीएम मोदी की 200 सीटों की बुकिंग कर दी। योगी का वो गणित जिसका तोड़ राहुल, केजरीवाल और ममता के पास भी नहीं है। पीएम का सपना देख रहे नीतीश का सपना योगी मॉडल ने तोड़ दिया है क्या? और बम, बंदूक, कारतूस, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बड़ा कांड रोक दिया क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीतने के सपने विपक्ष तो देख रहा है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त है उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती। विपक्ष ने अपना गठबंधन तो बना लिया, पार्टियां भी जुटा ली। अब वो आपस में सिर्फ फुटबॉल करना है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आए तो साथ में। अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया गठबंधन रख लिया। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश सब साथ आने की बातें कर रहे हैं। मतलब आ गए हैं, साथ हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन कितने हैं नहीं है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी विपक्ष के पास यूपी का कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि यूपी में काबा, यूपी में योगी बा। और योगी का जो
इस वक्त गदर मचा हुआ है यूपी के अंदर, जो रौला चल रहा है भाई, उसका कोई तोड़ ही नहीं है इनके पास। क्योंकि यूपी में राहुल चलेंगे नहीं, केजरीवाल तो खत्म ही मामला है, वो भी नहीं चलेंगे, और ना ममता चलेंगी। और पिछले 4 चुनाव देख लीजिए तो अखिलेश और मायावती भी नहीं चल रहे हैं यूपी में। यूपी में अगर कोई चल रहा है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ, जिनके राज में वैसे तो कई काम ऐसे हो रहे हैं जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन 2 बड़े काम जो सबसे ज्यादा चर्चा में। पहला काम कि योगी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी। हर जगह योगी मॉडल की बात होती, कहीं दंगा हो जाए, कुछ हो जाए, फसाद हो जाए, क्राइम हो जाए, लोग कहते हैं यार योगी जी जैसा सीएम चाहिए। तो एक तो उन्होंने माहौल क्राइम के मामले में या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सेट कर दिया, क्राइम कम कर दिया। दूसरा काम जिसकी बड़ी चर्चा है यूपी में, राम मंदिर। ये वो 2 काम है जिनके आधार पर यूपी में योगी इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी को जीतकर दिलाने का प्लान कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने पूरा कॉन्फिडेंस भी दिखाया कि यूपी में बीजेपी विपक्ष का क्लीन स्वीप कर सकती है। क्लीन स्वीप मतलब क्या कि 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और विपक्ष को एक भी सीट नहीं आएगी। एक बार इन दोनों नेताओं को सुनिए, अमित शाह को और योगी को, फिर आपको बताता हूं कि क्या वजह है कि 80 की 80 सीटें यूपी में बीजेपी जीतने का दम भर रही है। और अगर ऐसा कर लेती है बीजेपी तो कैसे नरेंद्र मोदी की 200 सीटों की बुकिंग हो जाएगी। पहले सुनिए दोनों नेता। 2024 में चुनाव आने वाला है, आप बताइए 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से उन्हें खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबू जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। मित्रों, 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह हर मनोरथ पूर्ण होने का ये क्रम है। आज अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ का विकास और विकास की वे सभी बड़ी परियोजनाएं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज वे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती हैं। यानी अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक दावा कर रहे हैं कि बॉस 80 की 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं वो कहीं नहीं जाने वाली, वो सब नरेंद्र मोदी के खाते में आने वाली। लेकिन अगर यूपी में बीजेपी ने 80 की 80 सीटें निकाल ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधी टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे ही होगा कि 543 सीटों की रेस में अगर आप देखेंगे यूपी की 80 सीटों का बहुत मैसिव इंपैक्ट है। और ये बात सिर्फ 80 नहीं 200 सीटों की है। अभी आपको समझाऊंगा। अगर बीजेपी अगर 80 सीट जो बीजेपी जीती तो क्या होगा? इसका मतलब ये जो INDIA इसको मिलेगा 0, इसको तो कुछ आएगा नहीं। मोदी के खाते में कितनी आ जाएंगी? 80 सीट। सीधा बहुमत के लिए लोकसभा में कितने का आंकड़ा चाहिए होता है? 272। 80 सीट आ जाने का क्या मतलब है? और कितनी चाहिए होंगी नरेंद्र मोदी को? 192। मात्र 192 सीट चाहिए होगी। अब यूपी का एक फैक्टर यह भी दिखता रहा है कि जो यूपी जीत जाता है वो दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में आता ही आता है। जैसे आप पिछले 4 लोकसभा चुनाव देखिए कि क्या स्थिति रही। अगर आप यूपी फैक्टर देखेंगे कि कैसे यूपी फैक्टर दिल्ली में अपना प्रभाव छोड़ता है। 2004 जब लोकसभा के चुनाव हुए, अगर आप एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के अलग अलग वोट शेयर को देखेंगे, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस
तो इनका अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर जो था, वोट परसेंट, वो 63% के करीब 2004 में। सरकार किसकी बनी? सरकार बनी यूपीए की, सारे लोग थे यूपीए में। फिर आप देखिए 2009 का चुनाव हुआ। 2009 के चुनाव में एसपी प्लस बीएसपी प्लस कांग्रेस, इनका वोट प्रतिशत कितना था? वोट परसेंट था 68%। सरकार किसकी बनी? सरकार बनी यूपीए। केंद्र में किसकी सरकार बनी? यूपीए 2 बना। मतलब यूपी, आप देखिए यूपी में जो वोट खींच के ले जा रहा है वो सरकार बना रहा है। 2004 दिखाया, 2009 दिखाया, अब 2014 देखिए। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर यूपी में कितना था? 43%। सरकार किसकी बनी? सरकार बीजेपी की बनी सेंटर में। 2019 यूपी में बीजेपी का वोट परसेंट कितना था? 50%। सरकार किसकी बनी? सरकार बनी, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी की सरकार बनी। मतलब जिसने यूपी फैक्टर को सेट कर लिया बॉस, केंद्र में सरकार उसी की बनेगी। ये 2004, 2009, 2014, 2019 और उसके पहले भी दिखा है। और इसलिए अगर बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है विपक्ष के। 40% से ज्यादा वोट के साथ यूपी जीतने की गारंटी है कि केंद्र में सरकार बन जाना। यहां एक और बात जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो बात यह है कि यूपी की जीत का मतलब सिर्फ यूपी को जीतना नहीं होता, सिर्फ 80 सीट की बात नहीं है, बल्कि पूरे हिंदी बेल्ट में एक लहर बननी शुरू हो जाती है। अगर आपका प्रभाव यूपी में है और यूपी में माहौल बना हुआ है कि भाई फलाने को जिताना है, तो उसका जो इफेक्ट है ना, लहर जैसे आगे बढ़ती है, वो पूरे हिंदी बेल्ट में जाती है। और मैं आपको यह साबित करके दिखाता हूं कि अगर कोई यूपी की 80 में से 80 या 60-70 सीट भी जीत लेता है तो उसका असर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहता, उस पूरे आसपास के इलाके पे पड़ता है, जिसे हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट कहते हैं। तो अगर आप यूपी इफेक्ट देखेंगे, यूपी का इफेक्ट क्या रहता है, यूपी इफेक्ट को देखिए। हिंदी बेल्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस हिंदी बेल्ट में 9 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये आते हैं हिंदी बेल्ट में। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? इसमें लोकसभा सीट आती है इन 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 226 सीट पड़ती है। 226। आपको कितनी चाहिए बहुमत के लिए? 272, उसमें से 226 तो यही है। और वोट प्रतिशत कितना है कुल का? करीब 42% वोट इसी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में रहता है। अब इसमें इंपैक्ट देखिए कि यूपी में अगर आप 80 में से ज्यादातर सीटें जीतते हैं तो हिंदी बेल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर आप देखेंगे 2014 का चुनाव, उसमें देखिए क्या हुआ। अगर आप बीजेपी को देखेंगे, बीजेपी ने यूपी में कितनी सीटें जीती? यूपी में 80 में से 71 सीट जीती थी बीजेपी ने। हिंदी बेल्ट में क्या असर पड़ा? एचबी लिख देता हूं, हिंदी बेल्ट। हिंदी बेल्ट में 226 में से 190 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। यह है यूपी इफेक्ट। जैसे ही आप यूपी में लहर बना देते हैं, उसका इफेक्ट पूरे हिंदी बेल्ट में दिखता है कि 226 में से 190 सीट बीजेपी के पास आ गई। यानी अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे, 84% का स्ट्राइक रेट था बीजेपी का। अब आप 2019 का चुनाव देखिए। 2019 में बीजेपी का आपको दिखा रहा हूं। 2019 में क्या हुआ? यूपी में बीजेपी को कितनी सीट आई? 62 आई 80 में से, यानी पिछले बार के मुकाबले थोड़ी कम हुई। इसी तरह इफेक्ट आप देखिए हिंदी बेल्ट में क्या हुआ। हिंदी बेल्ट में भी थोड़ी घट गई, 178 आई 226 में से। पहले 190 आई थी, 178 हो गई। स्ट्राइक रेट कितना रह गया? 78% के आसपास स्ट्राइक रेट रह गया। मतलब यूपी में बढ़ा तो आपका स्ट्राइक रेट भी बढ़ता है, आपको हिंदी बेल्ट में सीटें आती हैं। यूपी में आपकी सीट घटती है, आपका स्ट्राइक रेट घटता है, आपको हिंदी बेल्ट में सीटें घट जाती हैं। यानी अगर कोई यूपी को साथ ले ले और उसको साध ले तो उसके साथ साथ पूरा हिंदी बेल्ट भी उसके पाले में आता हुआ दिखता है। और जैसे ही पूरा हिंदी बेल्ट अपने पाले में आया,
तो फिर देश के बाकी हिस्से से बहुत कम सीटों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि 2019 के चुनाव में क्या हुआ, हिंदी बेल्ट में बीजेपी को 178 सीट आई, बहुमत का आंकड़ा 272 था, यानी मात्र 94 सीट उनको पूरे देश में इधर उधर से चाहिए। यानी 9 राज्यों से 178 और बाकी 19 राज्यों से 100 की जरूरत पड़ती है। यानी हिंदी बेल्ट में स्वीप करने के बाद बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। और अगर 80 की 80 लोकसभा सीट जो योगी दावा कर रहे हैं कि यूपी में आ गई, तो हिंदी बेल्ट में 226 सीटों में से हो सकता है बीजेपी को 200 सीट आ जाए। और फिर इसका मतलब होगा कि मात्र 72 सीट जो है वो बाकी के देश में से चाहिए हो। तो बीजेपी के लिए 2024 की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी अगर यूपी को बीजेपी ने साथ दिया है। लेकिन ये 80 सीटें सिर्फ कहने से नहीं आएंगी। 80 सीटें लाने के लिए जमीन पर काम हो रहा है। यूपी और दूसरे राज्यों का फर्क सिर्फ कानून व्यवस्था के मामले में ही अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि योगी को यह कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि मैं 80 सीट लाके दे सकता हूं या मोदी जी 80 सीट ला सकते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार बिल्कुल टाइट है, कोई ढिलाई नहीं। हिंसा फैलाने वालों, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ प्रोएक्टिव अप्रोच है। जबकि बगल में विपक्ष के राज्य बिहार में हाल देख लीजिए, वहां आए दिन अपराध की खबरें आ रही, वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ये यूपी बिहार जिसको एक सांस में हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक सांस में उनका इफेक्ट सेम नहीं है। यूपी में एकदम कानून का राज टाइट चल रहा है और बिहार में लोग पूछ रहे हैं कि क्या जंगल राज की वापसी हो गई। यह फर्क है योगी और नीतीश में। यूपी में योगी की पुलिस इतनी प्रोएक्टिव है कि अब कोई माफिया बनने के बारे में सोचता भी है तो उससे पहले एक्शन हो जाता है। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक लेटेस्ट केस बताता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में कल बड़ी संख्या में बम, कारतूस और हथियार मिले। यह वही हॉस्टल है जहां उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई, जहां से पुलिस ने माफिया अतीक के गुर्गे को पकड़ा था। उसी मुस्लिम हॉस्टल में पुलिस ने छापा मारा तो तलाशी के दौरान पुलिस ने 30 जिंदा बम और 2 जिंदा कारतूस और 2 तमंचे वहां से जब्त किए। मुस्लिम हॉस्टल के लड़कों के बीच मारपीट के एक केस में पुलिस को सूचना मिली थी कि हॉस्टल में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री है। यूपी पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि भारी मात्रा में यह विस्फोटक सामग्री आई कहां से। सोचिए अगर ये बम, ये हथियार कहीं इस्तेमाल किए जाते तो कैसे हिंसा फैल सकती थी। अगर इस तरह की कार्रवाइयां ना हो तो भविष्य में अतीक जैसे माफिया और तैयार हो सकते। लेकिन अब यूपी में कोई अतीक अहमद या बमबाज गुड्डू मुस्लिम बनने के बारे में सोचता भी है तो यूपी पुलिस उसकी पहले ही धरपकड़ करती है। यह फर्क आया है उत्तर प्रदेश में। और यूपी का यह फर्क समझना है तो बिहार को देख लीजिए, बिहार का हाल देख लीजिए। एक के बाद एक लगातार क्राइम हो रहा है बिहार। 15 अगस्त के दिन बिहार के समस्तीपुर में थाना अध्यक्ष नंद किशोर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना अध्यक्ष नंद किशोर यादव पशु तस्करों को पकड़ने के लिए रेड डाल रहे थे। उन्होंने पशु तस्करों के एक ट्रक को जब्त किया। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। अपराधी मवेशी से लदे ट्रक के साथ अपने सहयोगी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर फरार हो गए। भाई, पुलिस वाले को मार भी दिया और अपने साथी को लेकर भाग गए। बिहार के अररिया में शनिवार के दिन विमल यादव नाम के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह बदमाशों ने पत्रकार के घर पर दरवाजा खटखटाया। गेट खोलते ही पत्रकार विमल यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मौके पर ही विमल यादव की जान चली। इसी तरह बेगूसराय में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की हत्या हुई। रविवार सुबह अपराधियों ने एक रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 साल पहले अपराधियों ने शिक्षक के बेटे की भी हत्या की। इसी तरह बेगूसराय में सड़क किनारे गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हो गया तो दबंगों ने 3 लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई। वारदात में पिता पुत्र गोली लगने से घायल भी हुए। बेगूसराय में ही रविवार को अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यह तो बिहार का हाल हो रखा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल ही नहीं रहा भाई, फिर भी वो देश का प्रधानमंत्री बनने और देश को संभालने का सपना देख रहे हैं। आप यह भी देखिए कि नीतीश के राज में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जगह पार्कों के नाम बदलने पर फोकस है। पटना के कंकड़बाग इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने एक पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क रख दिया। अटल जी के नाम पे पार्क था, अब नाम हो गया कोकोनट पार्क। आज पार्क का उद्घाटन बिहार में वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को करना था, लेकिन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। माना जा रहा है कि पार्क का नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ, इसलिए तेज प्रताप ने इसे टाल दिया। बीजेपी ने पार्क का नाम बदलने को लेकर आपत्ति जताई। हालांकि तेज प्रताप ने सफाई दी कि पार्क का नाम पहले से ही कोकोनट पार्क है,
बीजेपी वाले जानबूझकर विवाद बना रहे हैं। एक बार तेज प्रताप जी को भी सुन लीजिए। कोकोनट पार्क तो शुरू से नाम है उसका। ये नया मोहरा ये लोग बन रहे हैं, भाजपा के लोग। ये लोग गलत कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। र्यूमर उड़ रहा है मीडिया के थ्रू कि उसका नाम बदला गया। कोई नाम नहीं बदला गया, कोकोनट पार्क ही है उसका नाम। शुरू से उसका नाम कोकोनट पार्क ही है। जी जी जी। जिस पार्क को लेकर विवाद हुआ वहां हमारे रिपोर्टर भी गए। पार्क का जो गेट है उसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिखा हुआ है। उसी नाम के ऊपर कोकोनट पार्क की पट्टी लगी हुई थी। इस पार्क के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति भी लगी हुई है। पटना में पार्क के नाम को लेकर विवाद का सच जो भी, पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी रख दिया जाए तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। कुछ दिन पहले अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली चले आए थे। नीतीश कुमार ने तब कहा था कि वो अटल जी का बहुत सम्मान करते हैं। अब जिस अटल जी का नीतीश कुमार इतना सम्मान करते हैं, उनके ही राज में अगर किसी पार्क का नाम अटल जी के नाम से हटाकर किसी और के नाम पर किए जाने का आरोप लगे तो सवाल उठेंगे कि यह कैसा सम्मान। विपक्ष के विरोधाभास और विपक्ष के टकराव तो हर जगह दिख रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का फोकस एकदम क्लियर दिख रहा है। खास तौर पर यूपी को लेकर मोदी योगी कहीं कोई कोर कसर छोड़ ही नहीं रहे। यूपी में जाति का गणित एक सच्चाई है और उस गणित को भी साधा जा रहा है। अगर विपक्ष यूपी में ओबीसी सम्मेलन कर रहा है तो बीजेपी भी ओबीसी को इस तरह से बड़ा मैसेज दे रही है कि अमित शाह आज दिल्ली से अलीगढ़ पहुंच गए और पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री और कल्याण सिंह के जरिए बीजेपी ने बड़ी संख्या में नॉन यादव ओबीसी समुदाय को अपने पाले में किया। नॉन यादव ओबीसी पर बीजेपी का पहले से ही फोकस रहा है। यूपी में ओबीसी वोटों का गणित भी समझिए। जो 80 की 80 सीटों का जिक्र हो रहा है वो यूपी में ओबीसी फैक्टर समझिए कि उस पर कैसे बीजेपी काम कर रही है। और ये यूपी का ओबीसी फैक्टर है जिसने बीजेपी को पिछली बार जो है वो ज्यादा संख्या में सीटें दिलाई थी, 2014 में भी और 2019 में। यूपी में अगर आप देखेंगे कुल ओबीसी कितने हैं, यूपी के अंदर कुल ओबीसी जो है वो 41% है, 41, जिसमें से यादव जो है वो 9%, 9% यादव है। और नॉन यादव ओबीसी जिन पर बीजेपी फोकस करती आई है उनकी संख्या जो है वो बैठती है 32%। तो अमित शाह ने यहां पर 2014 में ही उन्होंने कहा कि सब लोग वहां पर यूपी में यादव की बात करते हैं, यादवों की बात करते हैं, नॉन यादव ओबीसी की कोई बात ही नहीं करता। तो उन्होंने उस वोट बैंक पर अपना फोकस किया और ये 32% जब बीजेपी के खाते में आया, उनकी तरफ आया, तो बीजेपी की सीटें एकदम बम्पर छप्पड़ फाड़ ऊपर चली गई। उधर समाजवादी पार्टी भी ओबीसी सम्मेलन कर रही है और उसमें उन नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जो नॉन यादव ओबीसी है। मतलब अखिलेश यादव को भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ यादवों के साथ से नहीं होगा, नॉन यादव को भी लेकर चलना पड़ेगा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक कांड हो गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया किसी ने। देख रहे हैं, जूता चल गया उनके ऊपर। स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे, वो कार्यकर्ताओं से घिरे हुए थे, तभी उन पर जूता फेंक दिया। गुस्से में कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले को खूब पीट दिया। पुलिस ने जूता फेंकने वाले को हिरासत में लिया। आरोपी का नाम आकाश सैनी है जो वकील की ड्रेस में आया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता क्यों फेंका गया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर हमेशा विवाद में रहते हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर भी घिर चुके हैं और एक चर्चा यह भी चल रही कि हो सकता है उनके उन्हीं बयानों को लेकर किसी ने गुस्से में यह काम किया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की घटना के लिए अखिलेश यादव ने सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि जूता फेंकने वाला भी बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। यह बीजेपी की बौखलाहट है। एक बार सुनिए अखिलेश यादव। इस पर ये दुखद है और ऐसी घटना किसी भी लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए। जो कार्यकर्ता वहां था मऊ में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। अखिलेश यादव खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी का होगा, मतलब उनको पता नहीं कि है कि नहीं।
लेकिन उन्होंने निष्कर्ष भी दे दिया कि बीजेपी का ही होगा और बीजेपी घबरा गई। इससे पहले रविवार को यूपी की घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह पर स्याही फेंक दी गई थी। दारा सिंह गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तभी किसी ने उन पर स्याही फेंक दी। दारा सिंह मऊ जिले की घोसी सीट पर प्रचार कर रहे थे। अभिमन्यु यादव नाम के एक व्यक्ति ने उन पर स्याही फेंक दी। घोसी पुलिस के मुताबिक आरोपी समाजवादी पार्टी से है और छात्र संघ चुनाव भी लड़ चुका है। हालांकि सोमवार को आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी का दावा है कि उसने बीजेपी के एक लोकल लीडर के कहने पर यह किया। घोसी विधानसभा में 5 सितंबर को वोटिंग हुई। बीजेपी ने यहां से दारा सिंह चौहान को कैंडिडेट बनाया है, जो हाल ही में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए। दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे, लेकिन हाल में बीजेपी में उनकी फिर वापसी हुई। दारा सिंह चौहान नॉन यादव ओबीसी समाज के नेता हैं, जिनका पूर्वांचल के कुछ इलाकों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी, मोदी और अमित शाह तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और इसी तरीके से विपक्ष भी प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति इस वक्त जो है वो आपके सामने। पाठशाला में अब उस एक्सप्रेसवे का चैप्टर, जिसे कुछ लोग घोटाले वाला एक्सप्रेसवे कह रहे हैं, कुछ लोग इसे शानदार एक्सप्रेसवे और देश की शान बता रहे हैं। घोटाले वाला एक्सप्रेसवे या फिर देश की शान? क्या नरेंद्र मोदी सरकार में एक्सप्रेसवे बनाने के नाम पर घोटाला हुआ या नहीं हुआ? अब इसका पूरा सच बताने वाला चैप्टर खोलता हूं। आजकल एक एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है। यह एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। यह दिल्ली और हरियाणा के बीच तेज कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है और इसका 90% काम पूरा हो चुका है। अगले 3-4 महीने में मुझे लगता है ये पब्लिक के लिए खुल भी जाएगा। लेकिन ओपनिंग से पहले इस एक्सप्रेसवे ने विवादों की ओपनिंग कर दी। सीएजी के एक रिपोर्ट को आधार बनाकर कुछ लोग इसकी बड़ी लागत पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कहने लगे कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में घोटाला हुआ है। लेकिन इसका सच क्या है, यह जानने से पहले इस एक्सप्रेसवे को क्यों देश की शान कहा जा रहा है, पहले वो देखें। पहली बात तो यह है कि देश में इस तरह का एक्सप्रेसवे कभी बना ही नहीं, ऐसा एक्सप्रेसवे बना है। यह देश का पहला 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। एलिवेटेड मतलब जमीन से ऊपर भी गया हुआ है। इसकी खासियत अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको देश की शान बताया जा रहा है। और इसकी खासियत में इसकी बढ़ी हुई जो लागत का जिक्र हो रहा है, उसका फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले खासियत सुनिए। यह 8 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जैसा कहा जा रहा है कि देश में कभी बना ही नहीं। एलिवेटेड का मतलब होता है पिलर खड़े कर जमीन के ऊपर बनाया गया, नहीं ऐसे आप चढ़ जाते हैं ऊपर निकल गए, नीचे अपना शहर का ट्रैफिक जा रहा है, आप ऊपर निकले, शहर के बाहर चले गए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे शहर के ट्रैफिक से लोगों को बचाया जा सके और वो आसानी से किसी भी शहर के जाम में फंसे बिना पार कर जाए। अच्छा, शहर में भी कम जाम लगेगा जब शहर को पार करने वाले ऊपर चले गए, तो नीचे भी कम ट्रैफिक होगा। 8 लेन के इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे में अगर सभी लेन की लंबाई को जोड़ लिया जाए तो यह कुल मिलाकर 563 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन जाता है। 8 लेन के अलावा इस एक्सप्रेसवे में 6 सर्विस लेन भी बनाई जा रही, जिससे शहर के अंदर का ट्रैफिक और शहर के अंदर के लोग भी इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकें। इससे दिल्ली से गुरुग्राम मात्र 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जा रहा है, मतलब यह बहुत एडवांस और बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया एक्सप्रेसवे। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें 3.5 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी टनल है, 3.5 किलोमीटर की सुरंग बनी हुई, सर्विस लेन में भी 2.5 किलोमीटर लंबी टनल बनी हुई। इसमें 4 लेवल इंटरचेंज की सुविधा है। इसका मतलब यह है कि दूसरी सड़कों से भी इसकी कनेक्टिविटी बनाई गई, जिससे दूसरी सड़कों से आने वाले लोग भी इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें इंटरचेंज पर ऊंची सर्विस रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो मटेरियल लगा है उसमें 2 लाख मीट्रिक टन के करीब स्टील लगा है, जो पेरिस की एफिल टावर से भी 30 गुना ज्यादा है। इसमें जो सीमेंट और कंक्रीट लगाया गया है वो दुबई के बुर्ज खलीफा से 6 गुना ज्यादा लगा है। आप सोचिए कि कितना शानदार एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है और कितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत और फ्यूचरिस्टिक है कि भाई लंबा चले। जो लोग दिल्ली से जयपुर जाते हैं उन्हें पता होगा कि गुरुग्राम क्रॉस करने में कैसे पसीना छूट जाता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों को गुरुग्राम शहर के जाम से बचाने वाला है। इसके बनने के बाद दिल्ली से जयपुर या अहमदाबाद जाने वाले लोगों को गुरुग्राम के जाम में फंसना ही नहीं पड़ेगा।
अभी लोगों को पीक आवर्स में गुरुग्राम पार करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप मात्र 20 मिनट में गुरुग्राम पार कर जाएंगे। कहां 2 से 3 घंटा लगता है और कहां 20 मिनट लगेगा। आज देश का हर नागरिक इस बात को मानता है कि मोदी सरकार के दौर में देश में सड़कों का बहुत बड़ा जाल फैलाया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में ऐसे ऐसे शानदार हाईवे और एक्सप्रेसवे तैयार करवाए जिन पर चलकर यात्रा का टाइम लगभग आधा हो गया है। जो यात्रा कभी पहले 5 घंटे में होती थी, अब वो 2.5-3 घंटे में हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सड़क मंत्रालय ने दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते जयपुर जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार करने का फैसला किया। लेकिन इसमें हो गया विवाद, और वो विवाद हुआ सीएजी की रिपोर्ट आने से। इसमें जो विवाद उठाया गया वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर। सीएजी के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे में अनुमान से ज्यादा पैसा लगा, ये सीएजी दावा कर रहा है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए ने 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे को 18.2 करोड़ प्रति किलोमीटर के बजट से बनाने की मंजूरी दी थी। मतलब 1 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे आप तो 18 करोड़ रुपया करीब खर्च होना चाहिए। यह अप्रूवल मिला था, यह सीएजी कह रही है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इस हाईवे को बनाने में 1 किलोमीटर बनाने में 250 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया। यानी जो सड़क 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बननी चाहिए थी, वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर 250 करोड़ से ज्यादा में 1 किलोमीटर बनी। यह आरोप लग रहा है। इस हिसाब से इस सड़क की लागत करीब 14 गुना ज्यादा हो गई, यह आरोप है। लेकिन सच्चाई क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे पर आई सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से जो विवाद खड़ा हुआ, उस पर नितिन गडकरी ने, जो जिनका मंत्रालय है, उन्होंने ही जवाब दिया और साफ किया कि द्वारका एक्सप्रेसवे की लंबाई 29 किलोमीटर है। इसमें 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में। पहले हरियाणा सरकार इसे बनाने वाली थी, लेकिन बाद में इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया। नितिन गडकरी ने बताया कि अगर इस एक्सप्रेसवे की सभी लेन को जोड़ लिया जाए, भाई कुछ एलिवेटेड लेन है, कुछ सुरंग में बनी हुई लेन है, कुछ जमीन पर चलती हुई लेन है, तो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इन सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 563 किलोमीटर इसकी लंबाई बैठती है। नितिन गडकरी ने यह भी साफ किया कि इस एक्सप्रेसवे के लिए 206 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की औसत लागत वाला टेंडर जारी किया गया। यानी इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत में 12% पैसा बच गया, ये नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं। सबसे खास बात, जब द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाना तय हुआ तब इसे 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने की बात हुई, लेकिन बाद में इसे 8 लेन का कर दिया गया और इसके अलावा 6 सर्विस लेन भी बनाई गई। समझे बात को आप? पहले हुआ कि भाई एलिवेटेड बनाएंगे, ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें 4 लेन होगी, 2 इधर 2 इधर। बाद में क्या हुआ कि भाई ने एक काम करते हैं, फ्यूचरिस्टिक बनाना है तो 4 की जगह 8 कर देते हैं और 6 सर्विस लेन भी बन गई, मतलब टोटल 14 लेन हो गए। इस एक्सप्रेसवे पर कई अर्बन टनल और इंटरचेंज भी बना दिए गए। इससे जुड़ी कुछ बातें सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में कही। जो लोग इस एक्सप्रेसवे को लेकर सीएजी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पहले इस एक्सप्रेसवे में 19 किलोमीटर में 14 लेन की रोड जमीन पर बनाने का प्लान था। बाद में इसमें से 8 लेन एलिवेटेड बनाई गई और 6 लेन जमीन पर बनाई गई। इसलिए इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 7,287 करोड़ पर पहुंच गया, जो कि 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बैठता है। यह वो कागज है जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क बननी थी, बनी ही नहीं और पैसा खा गए, ये घोटाला हो। भाई सड़क भी बनी, जैसी बननी थी उससे ज्यादा बनी, उससे शानदार बनी। और खुद सीएजी भी लग रहा है कि भाई, लिख रहा है कि भाई चूंकि इतना आपने एलिवेटेड भी बनाया, सर्विस भी बनाई, सब कुछ बनाया, तो ये कीमत जो है वो बढ़ गई। तो जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का अप्रूवल था, वो क्यों बढ़ा, वो भी इसी रिपोर्ट में लिखा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको कि एलिवेटेड रोड में सड़कों पर पिलर पर बनाया जाता है, इससे सड़क की लागत आम एक्सप्रेसवे से बढ़ जाती है, यही बात रिपोर्ट में भी लिखी है। जो लोग इस एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं जानते, उनको थोड़ी तस्वीर से भी दिखाता हूं कि कैसे ये एक्सप्रेसवे देश के लिए तो है ही कि भाई देश में इतना शानदार एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेकिन कैसे लोगों की समस्या कम करेगा। जरा इसको देखिए, जरा क्लोज शॉट दिखाइए।
ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे, यहां पर है आईजीआई एयरपोर्ट। तो जो लोग दिल्ली आते हैं, एयरपोर्ट से जाते हैं, उनको ये एयरपोर्ट यहां पर दिख रहा है। अब ये देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो नीली वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये है क्या? ये है एक्सप्रेसवे जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पड़ रहा है दिल्ली में, और ये वाला जो हिस्सा यहां तक आप देख रहे हैं, ये पड़ रहा है हरियाणा। ये है 19 किलोमीटर और ये है 10 किलोमीटर। अब ये जब बन जाएगा तो दिल्ली जयपुर जाने वाले लोग जो हैं, उनको ये गुरुग्राम से जो होकर अभी ऐसे जाना पड़ता है, ये जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां तक पहुंचे एयरपोर्ट तक, और यहां से आपने जो है टर्न लिया, आप बाहर होते हुए अपना निकल गए। यहां से मानेसर आपने पकड़ा, आप निकल गए, कोई दिक्कत ही नहीं। आप इतना इसलिए कह रहे हैं ना कि भाई जहां 2-3 घंटे लगता था, आप यहां से गुरुग्राम से होते हुए निकल रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं, वो है ही नहीं। इधर से निकले, अपना 20 मिनट में चले गए। अब इसी को बनाने में, चूंकि बहुत कहा जा रहा है, नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया है, इसलिए कीमत बढ़ी। ऐसा नहीं कि बनाया नहीं और पैसा खा गए। वो होता था एक जमाने में कि कागज पे बन गया और कागज इधर चला गया, नोट वाला। लेकिन नितिन गडकरी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है भाई, देखो जैसा बनाया, सबको गर्व होगा, ऐसी चीज वहां पे बनी। लेकिन नितिन गडकरी तो सड़कें बना रहे हैं, उधर बागेश्वर बाबा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है? पाठशाला में अब नेपाल में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का चैप्टर। हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में बाबा बागेश्वर क्या बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? बाबा बागेश्वर का इंटरनेशनल टेस्ट हुआ तो क्या निकला, अब ये भी दिखाता हूं। सात समंदर पार ब्रिटेन में सनातन का झंडा बुलंद करने के बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आजकल नेपाल में, वही नेपाल जो कभी हिंदू राष्ट्र होता था, वैसा ही हिंदू राष्ट्र जिसकी कल्पना बागेश्वर बाबा करते हैं। नेपाल में बाबा बागेश्वर सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राम कथा भी कर रहे हैं, और इस कथा को सुनने, बाबा का पर्चा वाला चमत्कार देखने के लिए भारी भीड़ जुट रही है। बाबा के चमत्कार का टेस्ट लेने के लिए उनके दिव्य दरबार में पहुंची नेपाल की एक लड़की से भी आपको मिलवाऊंगा, जिसने भरे दरबार में बाबा बागेश्वर की परीक्षा लेनी चाहिए। तो अब नेपाल हो, अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंडिया हो, जो टेस्ट ले रहा है उसके साथ क्या हो रहा है आपको दिख ही रहा है। वहां नेपाल में क्या हुआ वो भी अभी दिखा दूंगा। बाबा ने उस लड़की का जो टेस्ट लेने पहुंची थी उसका पर्चा खोला तो क्या हुआ, और कैसे वो कहने लगी कि मैं आपके पैर धोना चाहती हूं, ये सब अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सुनिए कैसे बाबा बागेश्वर ने नेपाल में रामकथा के पहले ही दिन हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और सनातन की अलग जगह। जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूं। जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूं। सनातनी हिंदुओं, तुम एक हो जाओ, मैं पूरी दुनिया में सनातन की आग लगा दूं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रहते कहां हो, चाहे भारत में रहो या नेपाल में, माई बाप दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं। नेपाल राष्ट्र बहुत महान है, यहाँ आकर के हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, नेपाल के वासियों, जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अपने सनातन का झंडा गाड़े रहना चाहिए। सनातन का मतलब सबको लेकर चलने वाला, सनातन का मतलब मस्तक पर टीका, सनातन का मतलब राम राज्य की स्थापना, सनातन हिंदुओं की एकता, सनातन का मतलब प्रभु श्री राम मैया जानकी जी की जय जयकार। यानी बागेश्वर बाबा सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं को, सनातनियों को साथ नहीं ला रहे, दुनिया भर के हिंदुओं को और सनातनियों को साथ ला रहे। और नेपाल में भी कह रहे हैं कि भाई सनातन का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, और कम से कम अगर सबको साथ लेकर चल रहे हो तो सारे हिंदू तो कम से कम एक साथ चलो। नेपाल के चितवन में लगे बाबा बागेश्वर के दरबार में मौजूद लोग उस वक्त हैरान रह गए जब नेपाल की एक लड़की ने भरे दरबार में बाबा के चमत्कार का टेस्ट करने की कोशिश की। ये लड़की काठमांडू से सिर्फ इस मकसद से बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंची थी कि बाबा बागेश्वर भक्तों की सही पर्ची खोलते हैं या नहीं, जरा टेस्ट करके देखूं।
लेकिन बाबा ने ऐसा काम किया कि नेपाल की ये लड़की बाबा की जय जयकार करने को मजबूर है। देखिए वहां क्या हुआ। कहां से हैं? काठमांडू। माइक लीजिए। आपका बिग फैन हूँ। हाँ, हमारा बिग फैन हो। बिग मतलब बड़ा, खूब फैन। हाँ। माइक ले लो, नजदीक आओ, बोलो क्या बात। आपका दर्शन के लिए आई थी। इतना वो ब्लंडर वाला कुछ नहीं है, जस्ट लाइक क्लैरिटी चाहिए थे लाइफ में। तो अब मेरा पर्पस था आपका दर्शन के लिए था। अच्छा, केवल देखने आए? यस। ओके, हमने इतना लिखा। हिंदी आता है? ये क्या लिखा? हाँ, कोई प्रश्न नहीं सोचा था, दर्शन करने आई थी, पता करना था कि सच क्या है, क्या ये सच बताते हैं, शिव साधना करती हो, शिव साधना मार्ग में उज्जवल भविष्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। थैंक यू, सो ट्रू, थैंक यू। जय Welcome. बागेश्वर धाम की जय। अब बागेश्वर धाम भी आना। तुम्हारा पिता भी है परिवार? आपका वो मुझे मेरा एक विश है, वो आपका ढोकना है पहर को। हाँ, नहीं, दूर से ही। हाँ, खुश रहो। वेलकम। आप शक्ति साधना भी साथ में बढ़ाइए। हम आपको मेडिटेशन, साधना मीन्स मेडिटेशन, आपकी जो अर्जी लगी वो मेडिटेशन के कारण ही लगी। बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छी है, आप करिए। बस द्वंद्व में पड़ जाते हैं कि भ्रम है या सही, ये निर्णय नहीं आप ले पाते हैं। तो आप शक्ति साधना भी कीजिए, कैरियर भी आपका उच्च है और आगे चलकर के भगवान शिव की बहुत कृपा होगी और बहुत लोगों की जो मदद करने का आपका ड्रीम है, ऐसा कार्य आप स्थापित कर पाएंगी, आगे भविष्य में आशीर्वाद है। थैंक यू। बात एकदम सही। बागेश्वर बाबा का टेस्ट यहां हिंदुस्तान में पत्रकारों से लेकर दूसरों ने लिया, ब्रिटेन में लिया, अब नेपाल में लिया, हर जगह वो हर टेस्ट पास कर रहे हैं। नेपाल में राम कथा के लिए पहुंचे बाबा बागेश्वर ने वहां के लोगों से रिश्ता भी जोड़ा। भगवान राम और सीता माता की बात करते हुए बाबा बागेश्वर ने नेपाल को अपना ननिहाल बता दिया। सुनिए। महाराज जनक की इस पावन भूमि एक ऐसा राष्ट्र जहां सनातन की खुशबू त्रेता युग से अभी तक विद्यमान है, ऐसी नेपाल की इस भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसे ही हम यहां पहुंचे तो हमारा मन एकदम बच्चे की भांति खिलखिलाने लगा, जैसे छोटा बच्चा एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता है। तब हम रात को विचार कर रहे थे कि हमारा मन इतना खिलखिला क्यों रहा, कारण क्या है, इस भूमि में आकर हम इतने खुश क्यों हैं। तब हमें बाद में पता लगा कि ये हमारे मामा जी का घर है। माता जानकी और श्री राम जी, राम जी, माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं जाने ना जाने। माता जानकी हमारी माँ है, प्रभु श्री राम हमारे पिता है और माता जानकी का मायका नेपाल है, तो नेपाल हमारे ममाना का घर हो गया। यहाँ जितने नेपाल के बासी बैठे तो कोई हमारे मामा जी लग रहे, कोई मामी, कोई मामा जी, कोई मामी, कोई भैया, तो सब रिश्ते। और ये आप लोग बहुत अच्छे वाले मामा हो, वरना मामाओं का इतिहास खतरनाक है। मामाओं की पूछे तो कंस मामा, शकुनी मामा, मामा मारीच, लेकिन हमारे नेपाल के सब मामा बहुत अच्छे मामा हैं। क्यों? अरे जिनकी बहनी हमारी श्री जानकी, फिक्र हमें काहे की, बहनी हमारी श्री जानकी, फिक्र हमें। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो, उस गौरवशाली भूमि नेपाल राष्ट्र में विराजमान हो, उस देश में आप रहते हो जिस देश में भगवान को भी भारत छोड़कर आना पड़ा। नेपाल में रामकथा शुरू करने से पहले बाबा बागेश्वर काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर भी गए। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर भी बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई। पशुपतिनाथ में दर्शन के बाद बाबा बागेश्वर ने मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए नेपाल की तारीफ भी की। बाबा बागेश्वर जहां जाते हैं उनके चाहने वालों की भीड़ तो उमड़ती है, फिर चाहे वो नेपाल हो या फिर लंदन। कुछ दिन पहले लंदन में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा था। वहां उनके दरबार में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अंग्रेज भी राम नाम बोलते सुनाई दिए थे। और अब नेपाल में भी 3 दिन तक लगे बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही। नेपाल में बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि राम कथा के लिए जब बाबा बागेश्वर नेपाल पहुंचे तो काठमांडू एयरपोर्ट पर जय श्री राम के नारों के साथ बाबा बागेश्वर का स्वागत था। बाबा की एक झलक पाने के लिए नेपाल एयरपोर्ट पर क्या हुआ देखिए जरा, हजारों की भीड़ उमड़ गई। यानी बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में जाकर वहां भी हिंदुओं को एक कर रहे हैं और सनातन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात सनातन की हो रही है तो पाठशाला में अब सनातन की शक्ति और अद्भुत रहस्यों का चैप्टर 3, भारत का वो इकलौता मंदिर आज आपको दिखाऊंगा जो पूरे साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। 365 दिन में एक दिन खुलने वाला मंदिर, और वो मंदिर भी जो हवा में झूल रहा है और वैज्ञानिक भी हैरान है कि इस मंदिर में ये क्या हो रहा है। भारत के मंदिरों के इतिहास पर जब हमने चैप्टर शुरू किया तो आप सभी ने उसे खूब पसंद किया। हमारे पास आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि मंदिरों के बारे में और जानकारी दीजिए, सनातन की ताकत दिखाइए, सनातन के रहस्य बताइए। आज आपको मंदिर सीरीज के पार्ट 3 में उन मंदिरों के बारे में बताऊंगा जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए। हजारों साल पहले वो कौन सी तकनीक थी जिसके दम पर ये मंदिर बनाए गए, वैज्ञानिकों के लिए भी ये रहस्य बना हुआ। लेकिन आज आपको सबसे पहले उस मंदिर के बारे में बताता हूं जो साल में सिर्फ एक दिन ही खुलता है, और आज ही वो दिन है जब वो खुलता है, साल में एक दिन। उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है जिसके पट पूरे साल सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं। आज नागपंचमी के मौके पर कल रात 12 बजे इस मंदिर के दरवाजे खोले गए जो आज रात 12 बजे तक खुले रहे। पूरे साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए इस मंदिर का दरवाजा खुलता है और भक्त महादेव के दर्शन कर पाते। अपने आप में बहुत अनोखा मंदिर। सोचिए ना भाई, पूरे साल में एक दिन पट खुलता है, नागपंचमी के दिन। नाग चंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के शिखर पर मौजूद है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत शिव प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा में भगवान शिव अपने परिवार के साथ 7 फन वाले नागों के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। यह भी कहा जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से ही लाई गई। सामान्य तौर पर सांपों की शैया पर विष्णु भगवान दिखते हैं, लेकिन यह इकलौता मंदिर है जहां महादेव भगवान शिव सर्प की शैया पर विराजमान है। मान्यता है कि सांपों के राजा तक्षक इसी मंदिर में साक्षात रहते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1050 ईस्वी में परमार राजा भोज ने करवाया था। यहां पर महादेव की आराधना करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, यह भी मान्यता है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर के बारे में कई तरह की मान्यताएं, और इन मान्यताओं के मुताबिक सांपों के राजा तक्षक ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने तक्षक को अमर होने का वरदान दिया। वरदान मिलने के बाद सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान महाकाल चाहते थे कि उनकी शांति में बाधा न पड़े। इसलिए यह परंपरा चली आ रही है कि तक्षक और महादेव सिर्फ नाग पंचमी को ही दर्शन देते हैं, बाकी पूरे साल इस मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में नाग पंचमी के दिन दर्शन और पूजन का बहुत महत्व है। नाग पंचमी पर इस मंदिर में त्रिकाल पूजा यानी 3 तरह की पूजा होती है। पहली पूजा मध्यरात्रि में महानिर्वाणी अखाड़ा करता है, दूसरी पूजा दोपहर में प्रशासन की तरफ से होती है, और तीसरी पूजा शाम को भगवान महाकाल की पूजा के बाद मंदिर समिति करती है। यानी अपने आप में इस मंदिर को लेकर भी बहुत कमाल की मान्यताएं हैं, और शायद ही देश में बहुत सारे लोगों को पता हो कि ऐसा भी कोई मंदिर है जहां पर भगवान शिव नाग की शैया पर हैं
और साल में एक दिन पट खुलता है। अब आपको दिखाता हूं वो बावड़ी जो उल्टे मंदिर के आकार में बनाई गई। अब आप सोचिए क्या चीजें हो रही हैं। मंदिर जिसके लिए कहा जाता है कि बना ही उल्टा है। रानी की वाव एक बावड़ी, बावड़ी यानी जहां पर पानी जमा किया जाता है, जहां से पानी जमा किया जाता है। रानी की वाव की वास्तुकला बेहद शानदार है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। रानी की वाव की सबसे खास बात यह है कि यह उल्टे मंदिर के आकार में बनाई गई। रानी की वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी। इस बावड़ी में 7 चरणों में सीढ़ियां हैं जिस पर उतरकर 27 मीटर नीचे तक जाया जा सकता है। रानी की वाव को साल 1063 में सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने बनवाया। इस बावड़ी में 800 से ज्यादा मूर्तियां हैं। इसकी दीवारों और स्तंभों पर भगवान राम, वामन, महिषासुर मर्दनी, कल्की जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु का महिमा मंडन भी किया गया है। यह गुजरात के पाटन में मौजूद है। रानी की वाव की तस्वीर 100 रुपए के नोट पर भी बनी होती है। आपने ये नोट तो बहुत देखा होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि ये क्या बना हुआ है। ये गुजरात के पाटन में रानी की वाव, ये जो बावड़ी है, उसी की तस्वीर 100 रुपए के नोट पर होती है। रानी की वाव की संरचना उल्टे मंदिर की तरह है। इसका निर्माण ऐसे किया गया है कि सबसे नीचे पहुंचने पर मंदिर के केंद्र तक पहुंचने का आभास होता है। रानी की वाव के 7 चरण यानी 7 मंजिल है, लेकिन गहराई में। चौथे से 7वें चरण की सीढ़ियां मंदिर को जोड़ती। तीसरे चरण पर पहुंचने के बाद देवी देवताओं की मूर्तियां दिखने लगती हैं। यहां पर मुख्य मूर्ति भगवान विष्णु और पार्वती की। भगवान विष्णु के कई अवतारों की मूर्तियां भी हैं। 7वें चरण पर मूर्तियों की 3 लेयर यानी हर दीवार पर 3 तरह से मूर्तियां बनाई गई। सबसे आखिरी चरण पर एक दरवाजा है जो एक सुरंग में खुलता है। यह सुरंग 30 किलोमीटर लंबी है जो पाटन के सिद्धपुर शहर में निकलती है। मान्यता है कि बावड़ी के पानी में औषधीय गुण भी हैं, हालांकि यह साबित नहीं हो पाया। लेकिन इसको उल्टा मंदिर इसलिए भी कहते हैं कि मतलब आप क्या होता है, जैसे आप नीचे से चढ़े ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। यहां लोग कहते हैं कि ऊपर जो है ऐसा लगता है कि 7वां फ्लोर ऊपर है और फिर आप धीरे धीरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, या जैसा ग्राउंड फ्लोर होता है और ऊपर बना होता है, उसका उल्टा हिसाब चलता है। अब आपको वो मंदिर दिखाता हूं जहां एक खंबा हवा में झूलता रहता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी मंदिर में एक ऐसा खंबा है जो हवा में तैरता है। इस मंदिर में वैसे तो 72 पिलर है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वो पिलर है जो जमीन से थोड़ा ऊपर है। इस मंदिर की दीवारों, खंभों और छत पर रामायण और महाभारत की कहानियां अंकित हैं। मंदिर के सामने विशाल नंदी की मूर्ति है जो एक ही पत्थर पर बना है। कहा जाता है कि दुनिया में यहां अपनी तरह की नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति। इस मंदिर का निर्माण 1583 में हुआ था। अब आपको उस खंबे की तस्वीर दिखाता हूं जो हवा में झूलता रहता है। यह है वो पिलर जो जमीन से हल्का ऊपर है। आप देखिए नीचे से रुमाल डाल रहे हैं, कपड़ा अगर डाल रहे हैं, अखबार डाल रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ से निकल जा रहा है। ये लोग देखिए ना भाई, डाल रहे हैं वो डाले, वो देखिए दूसरी तरफ से निकल गया। अब ये कैसा पिलर है ये लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे हवा, कहीं तो नीचे बेस होगा ना, लेकिन लोग कह रहे ये देखिए नीचे से रोशनी आ रही। इस पिलर के नीचे से कपड़ा, अखबार सब निकल जाता है। यानी ये पिलर पूरी तरह से छत से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हवा में झूल रहा है। लेपाक्षी मंदिर के झूलते हुए खंबे को लेकर एक परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालता है, उनके जीवन में फिर किसी भी बात की दुख तकलीफ नहीं होती। लेपाक्षी मंदिर का संबंध रामायण काल से भी है। मान्यता है कि जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने उससे युद्ध किया। युद्ध में घायल होकर जटायु यहीं गिर गए थे। भगवान राम ने जटायु को घायल हालत में यहीं पाया। भगवान राम ने जटायु से उठने के लिए कहा। लेपाक्षी का तेलुगु में अर्थ है उठो पक्षी। लेपाक्षी मंदिर के हैंगिंग पिलर का राज जानने के लिए विदेशी लोगों ने भी खूब जोर लगाया। लेपाक्षी मंदिर और अंग्रेजों से जुड़ा एक किस्सा भी बताता हूं। कहा जाता है कि साल 1902 में ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन लेपाक्षी मंदिर आया। ब्रिटिश इंजीनियर ने हैंगिंग पिलर को हटाने का निर्देश दिया कि इसको हटाओ, जरा देखूं कैसे है। पिलर को हटाने के लिए उस पर हथौड़ों से वार किए गए। हथौड़ों के वार से मंदिर के दूसरे खंभों पर दरार आने लगी। यह देखकर कहा जाता है कि ब्रिटिश इंजीनियर ने खंभे को हटाने का आदेश ही वापस ले लिया। यह भी कहा जाता है कि जाते जाते ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन यह मान गया था कि हवा में झूलते खंभे पर ही पूरे
मंदिर का भार है वो मान कर गया, ये ऐसा लोग दावा करते हैं। अगर इसको नुकसान पहुंचा तो मंदिर को नुकसान पहुंचेगा, मतलब एक पिलर पर पूरा मंदिर है ये वो मान कर गया, ऐसा लोगों की मान्यता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मंदसौर का धर्मराजेश्वर मंदिर भी, धर्मराजेश्वर मंदिर चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदसौर के चंदवासा गांव में मौजूद इस मंदिर का महाभारत काल से संबंध है। धर्मराजेश्वर मंदिर को मध्य प्रदेश का अजंता और अलोरा भी कहते हैं, क्योंकि यह मंदिर भी उसी शैली में बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर का शिखर सबसे पहले बना था और उसमें नींव पर काम बाद में हुआ। धर्मराजेश्वर मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी का है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 9 मीटर जमीन की तह में जाना होता है। धर्मराजेश्वर मंदिर का इतिहास यह है कि वो 9वीं शताब्दी का है और मंदिर के शिखर को उत्तर भारतीय शैली में डिजाइन किया गया है। वास्तुकला एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है और जो भी इसे देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। लेकिन आश्चर्यचकित तो लोग इस बात को लेकर भी रह गए। सनातन और मंदिरों के बारे में जब आपको बता रहा हूं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये उनको पता ही नहीं था और वो और जानना चाहते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमें ये सीरीज जारी रखनी चाहिए तो हमें #न्यूज़ की पाठशाला पर ट्वीट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। क्लास, एक 8 साल का बच्चा लिफ्ट में अकेला फंस गया। अचानक लिफ्ट बंद हो गई। घटना दिल्ली के पास फरीदाबाद की है। 8 साल का गौरवान्वित नाम का लड़का सोसाइटी की लिफ्ट में करीब 3 घंटे फंसा रहा। अचानक लिफ्ट रुक जाने पर शुरुआत में वो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसी हिम्मत की वजह से बच्चा सही सलामत बच गया। परिवार वालों के मुताबिक बच्चा शाम 5 बजे ट्यूशन के लिए निकला था, लेकिन 7 बजे तक ट्यूशन से लौटा ही नहीं, जबकि अमूमन 6 बजे आ जाता था। परिवार वालों ने उसके टीचर को फोन किया तो पता चला कि बच्चा तो ट्यूशन में आया ही नहीं। इसके बाद परिवार वालों ने बच्चे की तलाश शुरू की। कुछ देर बाद पता चला कि बिल्डिंग की लिफ्ट शाम 5 बजे से बंद है। लिफ्ट मैनेजर को बुलाकर तुरंत लिफ्ट खुलवाई गई तो बच्चा लिफ्ट के अंदर बैठा मिला। बच्चे ने बताया कि लिफ्ट बंद होने पर उसने जोर जोर से आवाज भी लगाई थी, इमरजेंसी बटन भी दबाया था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बच्चे के मुताबिक जब काफी देर तक कोई मदद नहीं आई तो उसने लिफ्ट में ही स्कूल बैग खोला और होमवर्क करना शुरू कर दिया। आरोप है कि RWA ने कई साल से सोसाइटी की लिफ्ट की मरम्मत नहीं कराई और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल ठीक से काम करेगा या नहीं, या जिम ठीक से काम करेगा या नहीं, उससे पहले ये चेक करिए कि लिफ्ट की सर्विस हुई है या नहीं और वो ठीक से काम करेगा या नहीं। आगे बढ़ने से पहले नजर